आज की कहानी है द पीपल पानी टाइगर। पीपल पानी टाइगर की कहानी थाक मेनीटर से पहले की है, क्योंकि थाक मेनीटर जो था वो जिम कॉर्बेट का लास्ट हंट था। जिम कॉर्बेट लिखते हैं, उसका जन्म ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में दूर तक जाती हुई एक खड्ड में हुआ था। वह 3 जन के परिवार में से एक था। इसके अतिरिक्त उसके पूर्व इतिहास के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वह लगभग 1 साल का था। नवंबर की एक सुबह में चीतल की पुकार से आकर्षित होकर उस दिशा में निकला तो पीपल पानी नाम से प्रसिद्ध एक जलधारा के रेतीले किनारे पे मुझे उसके पैरों के निशान मिले। मैंने पहले सोचा कि वह अपनी मां से बिछड़कर रास्ता भटक गया है। जब कई हफ्तों तक जंगल के पशुओं द्वारा बनाए गए रास्ते पे एक ही टाइगर के पैरों के निशान दिखे, तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि पशुओं की प्रजनन ऋतु आने वाली है। यह उसके एकाकी होने का पर्याप्त कारण है। कभी कभी ईर्ष्या के कारण बच्चों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। माँ संतान को बचाने के लिए अपने को कुर्बान कर देती है, तो किसी समय बच्चों को भटकना पड़ता है। वन के पशुओं का यही भाग्य होता है। कदाचित अंत प्रजनन से बचाने के लिए प्रकृति का यही नियम है। टाइगर का यह बच्चा शीत ऋतु में छोटे छोटे सुअर, कभी चीतल या काकड़ को भोजन बना के जीता था। उसका निवास बिना कारण काट कर गिराए गए पेड़ होते हैं, जिन्हें स्याही ने खोखला कर दिया होता है। वहीं पे अपने शिकार को लाकर वो रखता है। जब दिन ठंडे होते हैं तो वह तेंदुए की भांति धूप सेकता है। जनवरी के अंतिम दिनों में मैं बाघ के बच्चे को पास से देख पाया। एक शाम में यूं ही टहलने के लिए बाहर निकला। मेरे मन में कोई विशेष उद्देश्य नहीं था। चलते चलते मैंने देखा कि एक कौवा जमीन से उड़ के पेड़ की शाखा पे आ बैठा है और अपनी चोंच को लकड़ी पे पोंछने लगा है। मुझे जंगल में कौवे, गिद्ध और मुटरी नाम का जो पक्षी होता है बहुत ही आकर्षित करते हैं। मैंने भारत और अफ्रीका में इनकी सहायता से टाइगर के बहुत से शिकारों को खोजा है। इस प्रसंग में कौवे ने पिछली रात मारे गए एक चीतल तक पहुंचने का रास्ता मुझे दिखाया था। एक चीतल को मार के आधा खा लिया गया था। उस रास्ते से गुजरते हुए कुछ लोगों ने उसको काट के शेष हड्डियों को दूर हटा दिया था। वहीं पे रक्त जम गया था जिसे कौवे ने अपना भोजन बनाया था। उस स्थान पे कोई घनी झाड़ियां भी नहीं थी, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि सड़क के पास चीतल को आधा खा के वह पशु उसे कहीं छुपा भी नहीं पाया, तो वह यहाँ दोबारा अवश्य आएगा ही। फिर उसने तो यह देखा भी नहीं कि उसके शिकार को हटा दिया गया है। मैंने निर्णय लिया कि मैं आलू बुखारे के पेड़ पर जहां तक हो सकेगा अपने आराम की जगह बना के उसका इंतजार करूंगा। जंगल में गंध का महत्व पशुओं, पक्षियों और मनुष्यों के लिए बहुत अधिक है। गंध के लिए भूमि का रक्त शक्ति मिट्टी होती है। इस बात का साक्षी एक मूंछों वाला जंगली सुअर था। वह पिछले 10 मिनट से चुपचाप घूम रहा था, फिर अचानक स्थिर हो गया। उसे हवा में रक्त की गंध आने लगी थी। उसका थूथन ऊपर की हो गया था। वह अपने थूथन से ऐसा काम ले रहा था जैसा कोई और पशु कर ही नहीं सकता। वो उस अंग से इतना ज्ञान अर्जित कर लेता है जितना मैं आज तक प्राप्त नहीं कर सका। जमीन पे मुझे किसी हिंसक पशुओं के पैरों के निशान नहीं मिले, परंतु सुअर के काम करने का तरीका अलग ही था। कभी वह दाईं ओर जाता, फिर वायु को महसूस करता, फिर बाईं ओर और फिर वायु की दिशा की ओर। ये कवायद करता हुआ वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा था। इससे मुझे भी आभास हुआ कि चीतल किसी बाघ का शिकार बना था। एक बार और सुअर ने चक्कर लगाया कि कुछ खाने के लिए बचा है या नहीं, और फिर अंत में धीरे धीरे लौट गया, मेरी नजरों से दूर। अब 2 चीतल दिखाई दिए। वे सीधे खून से सनी जमीन की ओर चले गए। इसी से प्रमाणित हुआ कि वे पिछली रात के हादसे के साक्षी थे। बार बार भूमि को सूंघकर थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो जाते। इस प्रकार से अपनी जिज्ञासा को शांत करके वे जिस दिशा से आए थे उसी ओर चले गए। जिज्ञासा केवल मनुष्यों का एकाधिकार नहीं है, पशु भी इस भाव के कारण अपने जीवन को असमय खो देते हैं। एक कुत्ता किसी छाया को देखकर अपने घर का बरामदा छोड़कर भौंकने लगता है। हिरण घास का गुच्छा खोजने के लिए अपने समूह को छोड़कर निकल आता है और बाहर प्रतीक्षा करते हुए तेंदुए का शिकार बन जाता है। सूर्य शीत ऋतु की सीमा को छूने वाला था। एक पशु 2 झाड़ियों के बीच से निकल के मेरे पेड़ से
30 गज के फासले पे आ गया। मेरे पास वाली झाड़ी तक आके दाएं बाएं देखे बिना बाहर आ गया। टाइगर का बच्चा ठीक उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसने चीतल को बहुत धैर्य से प्रतीक्षा के बाद मारा था। उसकी आशा भरी दृष्टि अपने शिकार को न पाकर कैसे निराशा में बदल गई। हड्डियों के टुकड़े और जमे हुए खून को छोड़ के उसके ध्यान का केंद्र पेड़ की जड़ पे कसाई के ब्लॉक की तरह की लकड़ी बन गया। उस पर मांस के कुछ टुकड़े फंसे हुए थे। जंगल में राइफल लिए हुए मेरी तरह के बहुत से लोग हो सकते हैं। यदि उसे एक बाघ के रूप में विकसित होना है तो उसे सीखना पड़ेगा कि दिन की रोशनी में अपने शिकार तक लापरवाही से पहुंचना खतरनाक होता है। मेरा एक शॉट और धूल उसे आगाह करने के लिए काफी है। जो ही उसने सिर ऊपर उठाया मेरी गोली कठोर लकड़ी में जा लगी, उसकी नाक से 1 इंच ऊपर। उसके बाद के सालों में उसने केवल एक बार इस पाठ को बुलाया था। शीत ऋतु में मैंने उसको कई बार देखा। अब उसके कान उतने बड़े नहीं लगते थे। अब बचपन के बाल गहरे पीले रंग में बदल गए थे, जिन पे धारियों के निशान साफ नजर आने लगे थे। पेड़ की जड़ पे बनी खाली जगह पे जब वास्तविक अधिकारियों 2 तेंदुओं ने कब्जा कर लिया था, छोटे बाघ ने तलहटी को घेरे हुए घनी झाड़ियों में अपना घर बना लिया। उसमें भोजन के लिए छोटा सांबर जुड़ गया था। अगली शीत ऋतु में जब मैं नीचे उतरा तो मुझे न तो किसी पशुपथ पर टाइगर के निशान मिले, न ही किसी भी जल के स्थान पे। कई हफ्तों तक उसे न देख पाने पे ने सोच लिया था कि टाइगर ये जंगल छोड़ के कहीं खेतों की ओर चला गया है। फिर एक समय उसकी अनुपस्थिति का कारण मिला। टाइगर के पैरों के निशान के बराबर में छोटे और लंबे निशान थे। उसने अपनी पार्टनर को खोज लिया था। मैं एक सुबह वहां के रहने वाले एक पशु सिरो यानी कि मृग को खोजने तलहटी पे गया। रास्ते में मुझे एक गिद्ध दिखाई दिया। वह साल के पेड़ के नीचे एक सूखी टहनी पे बैठा था। पक्षी की पीठ मेरी ओर थी, उसके सामने की ओर थी तथा सामने की ओर झाड़ियां और घना जंगल था। ओस से गिली जमीन पर मैं बिना पत्तों के शोर के आगे बढ़ गया और चारों तरफ देखने लगा। झाड़ियों के ऊपर सांभर का एक सिंह दिखाई दिया। हिरण जीवित हो तो कभी इस स्थिति में झाड़ी के ऊपर नहीं दिखता है। एक सुविधाजनक चट्टान घास और काई से ढकी थी। मेरे रबर सोल के जूतों ने मुझे निशब्द ऊपर जाने दिया। मैं सीधा चल पड़ा तो मुझे सांभर का पूरा दृश्य देखने को मिला। उसका पिछला हिस्सा खाया जा चुका था। उसके दोनों ओर टाइगर और टाइग्रेस सोए हुए थे। मेरे लिए उनको टारगेट करना कठिन नहीं था, पर तभी ऊपर पेड़ की शाखा पे बैठा हुआ मौन दर्शक गिद्ध फड़फड़ाता हुआ झाड़ी की ओर आया। पेड़ पर से लटकती हुई लता से टकराया और धड़ाम से नीचे गिरा। टाइग्रेस उड़ गई और सांभर और अपने साथी टाइगर के ऊपर से छलांग लगा के जंगल में गायब हो गई। टाइगर भी तुरंत उठा। उस समय एक शॉट संभव था, परंतु वह जोखिम भरा काम था क्योंकि आगे घना जंगल था और घायल पशु को जंगल में सारे लाभ मिल जाते हैं। जिन लोगों ने कभी यह रास्ता नहीं अपना कर देखा, उनसे मेरा सुझाव है कि वे कोशिश करके देखें। टाइगर और लेपर्ड का पीछा करके उसके शिकार के आसपास या पेड़ पे बैठकर उनको शूट करने का खेल खिलाड़ी के लिए सबसे रुचिकर है। खैर, इस खेल में बहुत सावधानी की आवश्यकता है क्योंकि यदि जानवर एकदम मारा नहीं गया तो वो आपको परेशान कर सकता है। 1 सप्ताह के बाद टाइगर ने फिर से अकेले रहना शुरू कर दिया था और उसके नेचर में भी परिवर्तन आ गया था। अब उस पर अपने शिकार के पास मेरे आने पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। उसके साथी के जाने के बाद उसका पीछा करने पर मुझे उसने स्पष्ट रूप से समझा दिया था कि अब और छूट नहीं मिलेगी। उसकी क्रुद्ध गुर्राहट सुनकर ही भयावह स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। मार्च के शुरू में उसने पहला शिकार मारा था। मैं एक शाम तलहटी के पास था जब भैंसे की दर्द भरी चित्कार सुनी। उसी में मिली हुई टाइगर की गुर्राहट से पूरे वन क्षेत्र में दहशत फैल गई। मैंने आवाज की दिशा का पीछा किया। 600 गज आगे एक खड्ड में से आ रही थी। मार्ग में बहुत ही अवरोध थे। सबसे अधिक खतरा था ढीली चट्टानों का, कटीली झाड़ियों का, और जब मैं सीधी चढ़ाई करके घुटनों के बल रेंग के वहां पहुंचा तो भैंसे का जो संघर्ष था टाइगर के साथ वो खत्म हो गया। टाइगर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं 1 घंटे तक राइफल के घोड़े पे उंगली रखकर बैठा रहा, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ।
अगली सुबह चट्टान पे चढ़ के देखा, भैंसा कल की भांति वैसा ही पड़ा था। वहां की नरम जमीन टूट टूट कर कट सी गई थी। कहीं भैंसे के खुर तो कहीं बाघ के पंजों के निशान बता रहे थे कि यहाँ भयानक लड़ाई हुई थी। भैंसा जब तक पंगु नहीं हो गया, उसने लड़ना नहीं छोड़ा। तब बाघ ने उसे नीचे खींच लिया। यह युद्ध 15 से 20 मिनट तक चला होगा। टाइगर के पैरों के निशान पूरी खड्ड में इधर से उधर फैले थे। उनको देखते देखते मैं आगे बढ़ता गया। मुझे एक चट्टान पे रक्त के धब्बे मिले। 100 गज आगे बढ़ा तो गिरे हुए वृक्ष की शाखाओं पे फिर से खून मिला। टाइगर के सिर पे भैंसे का सिंग चुभा हुआ था। वह घाव इतना गहरा था कि उसकी अपने शिकार में कोई रुचि नहीं रही और वह वहां से चला गया और फिर वहां लौटा नहीं। 3 साल बाद वह लौटा तो किशोरावस्था में सीखा हुआ पाठ भूल चुका था। वह अपने नए शिकार की ओर लौटा। वहां पे जमींदार और उसके किराएदार बैठे थे। उनकी गोली उसके कंधे पे लगी। उन लोगों ने उसका पीछा नहीं किया। 36 घंटे बाद वह लौटा तो उसका कंधा मक्खियों से भरा था। वहां की हड्डी टूटी हुई थी। इंस्पेक्शन बंगले के आंगन से लड़ंगड़ाता हुआ वह चला जा रहा था। वहां के निवासी दरवाजे पे खड़े होकर उसे जाते हुए देख रहे थे। वह एक गोदाम में घुसा और वहीं रुक गया। 24 घंटे बाद लोगों के शोर से परेशान हो गया और बाहर चला गया। गेट से बाहर निकल के वह गांव के निचले हिस्से में गया। वहां एक भैंस मर गई थी। कुछ दिन वो वहां रुका रहा। पेट भर सिंचाई का पानी पीता रहा। जब हम 2 महीने बाद पहाड़ों से नीचे आए तो बाघ छोटे छोटे पशुओं को खा के जी रहा था। ये पशु उसे गांव की सीमा पे मिल जाते थे। मार्च तक उसके घाव भर गए थे, फिर भी उसका दायां पांव अंदर को मुड़ गया था। वन की ओर लौटते समय जहां उसको घायल किया गया था, उसने गांव के पशुओं पे गहरा कहर टाया था। एक बार के भोजन के लिए वह एक पशु की हत्या करता था। इस प्रकार उसने 5 गुना अधिक जानवरों को शिकार बनाया था। जिस जमींदार ने उसे घायल किया था, सबसे अधिक जानवर उसने उसी के मारे थे। आने वाले वर्षों में वह और भी विशाल आकार का हो गया। उसकी प्रसिद्धि उसी के अनुरूप फैलती जा रही थी। उसको पकड़ने के लिए बहुत से हंटर्स कोशिश कर चुके थे। मेरे पास केवल 1 हफ्ता था। उसके बाद मुझे काम के लिए जाना था। वह कार्य पहले से ही निश्चित था और जरूरी था। खैर, मैंने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा। चौथे दिन दोपहर को जब मैं अपनी खोज जारी रखने के लिए निकला तो मुझे एक वृद्धा और उसका बेटा तेजी से जंगल से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि तलहटी में एक टाइगर रोर कर रहा है। वहां के सारे पशुओं में भगदड़ मच गई है। मैं भी उनके साथ हो लिया क्योंकि वह लड़का मुझे वह जगह दिखाना चाहता था जहां उसने टाइगर को देखा था। प्राय मैं राइफल लेकर जब भी निकलता हूँ अकेले जाना चाहता हूँ क्योंकि तब चुपचाप बिना आवाज के चलना संभव रहता है। तलहटी में पहुंच के लड़के ने घनी झाड़ी की ओर इशारा किया। यहाँ पे पीपल पानी की धारा बह रही थी। उसके साथ साथ 100 गज तक चलने के बाद लगभग 24 फीट तक लंबा और उथला एक नाला था जो मेरी ओर से खुला था। दूसरी सीमा पे वो झाड़ियों से जुड़ा हुआ था। उसके पास ही एक पेड़ था। यदि वह बाघ इसी रास्ते से आएगा तो झाड़ियों में से निकलते ही मुझे एक शॉट मिल सकता था। यहाँ मैंने निर्णय लिया। मैंने लड़के को अपने सिर के ऊपर की शाखा पर बिठाया और उसको समझाया कि यदि वह टाइगर को देखे तो अपने पैरों से मुझे संकेत दे। मैंने पेड़ से पीठ टेक ली और टाइग्रेस को आवाज दी। आप लोगों में से जिन्होंने मेरी तरह जंगल में बहुत साल गुजारे हैं उनको बताना जरूरी नहीं है कि अपने साथी की खोज में उसकी पुकार कैसी होती है। उसकी तीव्रता को शब्दों में बता पाना संभव नहीं है। 3 दिन तक मैं राइफल के घोड़े पे उंगली रखकर रेंगता रहा था, इसलिए मैं आश्वस्त था। टाइगर ने मेरी आवाज सुन के दूर से उत्तर दिया। पुकार का जवाब आता जाता रहा। एक ओर से जंगल के राजा का आमंत्रण था और दूसरी ओर से खुशामद से भरी वशीभूत सी पुकार। 2 बार ऊपर खड़े लड़के ने संकेत दिया, परंतु मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। सूर्य के अस्त होने से पूर्व वह अचानक प्रकट हुआ। तीव्र गति से झाड़ियों को पार करता हुआ वो आ रहा था। उथली खड्ड के बीच से आके वह दाई और मुड़ के अचानक मेरी ओर मुड़ा। उस समय मैं राइफल को उठा रहा था। मेरी आशा के विपरीत वो बहुत जल्दी आ गया था। मेरे शॉट का लक्ष्य अब उसका सिर था। मैं इतने पास से इसके लिए तैयार नहीं था। ऐसे समय मैंने पुरानी तकनीक का उपयोग किया। बहुत साल पहले सीखा यह तरीका कई बार मैं सफलतापूर्वक प्रयोग में ला चुका था। टाइगर को चेताए बिना उसे एक जगह पर स्थिर हुआ देखकर मैंने प्रतीक्षा की।
जो ही उसने अपना पंजा संतुलित कर धीरे धीरे सिर उठाया तो उसकी छाती और गला पूरा दिखाई दिया। मैंने गोली चला दी। गोली के भारी प्रभाव से वह लड़खड़ा गया। उसने पैरों पर खड़ा होने के लिए काफी कोशिश की, फिर तेजी से वो जंगल की ओर भाग गया। थोड़ी दूर जाके धमाके से वो गिर गया। इसी स्थान पे कुछ साल पहले शीतल की पुकार से आकर्षित होकर नवंबर में एक सुबह मैंने उसके पैरों के निशान देखे थे। बाद में मुझे पता चला कि वह भ्रम में शूट किया गया था। मुझे लगा था जिस घाव के कारण मैं उसे खतरनाक समझ रहा था वह तो ठीक हो चुका था। वास्तव में सिक्के के टुकड़े ने उसकी सीधी बाह के अगले हिस्से की एक छोटी नस को काट दिया था। इस शिकार के बाद मुझे एक ट्रॉफी मिली। इस भव्य ट्रॉफी को पाके मेरी जो खुशी थी उसमें दुख भी मिला हुआ था। वह 10 बाय 30 का बाघ था और उसका कोट एकदम दोषहीन था। अब कभी जंगल के लोग उस तलहटी में दिल हिला देने वाली उस गंभीर गर्जना को नहीं सुन पाएंगे। अब कभी पशु मार्ग पर उसके परिचित पैरों के निशान को मैं नहीं देख पाऊंगा, जिन पर मैं और वह 15 साल तक साथ चले थे। ये कहानी थी पीपल पानी के टाइगर की, जिसको जिम कॉर्बेट ने मारा था, और ये थाक बेनिटर के पहले की कहानी है। उसके बाद वो एक और कहानी लिखते हैं जिसका नाम है केवल बाघ या ओनली टाइगर्स। एक जनरल सी अपनी बात वो रखते हैं यहाँ पे, और उसके बाद उनकी जो बुक है मैनीटर ऑफ कुमाऊं ये खत्म हो जाती है। तो हम इसमें हमारे पास समय बचा है तो हम आपको केवल बाघ या ओनली टाइगर्स के बारे में भी आपको बता देते हैं। जिम कॉर्बेट लिखते हैं, टाइगर को कैमरे से शूट करना है राइफल से। इस जुड़वा खेल के खिलाड़ी मुझसे सहमत होंगे कि दोनों ही श्रेष्ठ हैं। आप उससे राइफल से शूट करिए या आप उसे कैमरा से शूट करिए। कैमरा से शूट करने का मतलब है उसका फोटो लीजिए। इस प्रकार से मछली के शिकार के भी 2 रूप हैं। मछली का शिकार मतलब कि जो हम फिशिंग करते हैं उसकी बात हो रही है। फिशिंग के भी 2 तरीके हैं और इनमें कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। पहला रूप है पर्वतों में बर्फ से पोषण पाती नदी में ट्राउट मछली को प्रकाश तकनीक से पकड़ना या धूप से तपते तालाब में से फिक्स रॉड के प्रयोग से खोज के मछली को प्राप्त करना। इनमें कुशलता और आनंद की दृष्टि में से कोई अंतर नहीं है, दोनों ही समान हैं। कैमरे या राइफल से शूटिंग में होने वाले खर्चे के अतिरिक्त इस खेल का एक लाभकारी पक्ष भी है। बाघों की तेजी से कम होती संख्या पर भी प्रभाव पड़ता है। एक अच्छी फोटो खिलाड़ी को अधिक आनंद देती है बजाय शिकार करने के बाद मिलने वाली ट्रॉफी के। इसके अतिरिक्त वन्य जीवन के सभी अनुरागियों के लिए फोटो सुख का कारण बनती है। जितने भी लोग वाइल्ड लाइफ में दिलचस्पी रखते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को वो बहुत पसंद करते हैं। ट्रॉफी पाने वाले को व्यक्तिगत रूप से आनंद मिलता है। एक उदाहरण देता हूँ फ्रेंच चैंपियन का। यदि चैंपियन ने कैमरे की बजाय राइफल से शूट किया होता तो अब तक ट्रॉफी के बाल उतर गए होते और वह कूड़ेदान की भेंट की गई होती। दूसरी ओर उसके कैमरे से बनाया गया रिकॉर्ड निरंतर उसके लिए आनंद का स्रोत बना रहता, साथ ही संसार के सभी देशों के खिलाड़ियों के लिए रुचिकर होता। चैंपियन की बुक विद द कैमरा इन टाइगरलैंड में फोटो देखकर ही मुझे टाइगर की फोटो लेने की प्रेरणा मिली। चैंपियन ने फ्लैशलाइट के साथ फोटो खींची थी। मैंने एक कदम आगे लिया और सिने कैमरा से दिन की रोशनी में टाइगर की फोटो खींचने लगा। मेरे एक बहुत ही उदार मित्र ने मुझे बेल एंड हॉवेल 16mm कैमरा गिफ्ट में दिया। यही हथियार मुझे अपने हाथों में चाहिए था। फ्रीडम ऑफ फॉरेस्ट मुझे बहुत भाता है। उसने मुझे बहुत दूर दूर तक जाने में सहायता की। 10 साल तक मैंने कई 100 मील तक टाइगर के देश में उनका पीछा किया। कई बार टाइगर के शिकार के पास जाने पे उन्होंने मेरा विरोध भी किया। बाघिन के बच्चों के नजदीक जाने की कोशिश की तो मुझे जंगल से बाहर भगा दिया। इस दौरान मैं बाघों के स्वभाव और जीवन शैली के बारे में काफी कुछ जान गया। मैंने बहुत से बाघ देखे तो हैं, परंतु लगभग 200 बार कोशिश करने पे भी मुझे कोई अच्छी पिक्चर नहीं मिल पाई। मैंने बहुत बार फिल्में उद्भासित की, परंतु परिणाम निराशाजनक थे। अंत में 1938 में मैंने डिसीजन लिया कि एक आखिरी कोशिश की जाए और पूरी शीत ऋतु मैंने अच्छी तस्वीर लेने में गुजार दी। अनुभव से मैंने जाना कि टेढ़ी मेढ़ी धुंधली फोटो लेने का कोई लाभ नहीं। मेरा पहला विचार था कि एक अच्छी जगह को खोजा जाए। अंत में मैंने खुली हुई 50 गज चौड़ी खड्ड तय की। उसमें एक छोटी सी जलधारा बह रही थी। उसके दोनों ओर घने पेड़ और कांटेदार झाड़ियां थी।
कैमरे की आवाज को बंद करने के लिए मैंने जलधारा को कई जगहों पर बंद कर दिया। इस प्रकार छोटे छोटे जलप्रपात बन गए। मैंने कुछ बाघों की अलग अलग स्थानों पर पहचान की। धीरे धीरे उन्हें अपने जंगल के स्टूडियो के पास लाने का प्रयास किया। ये लंबा और कठिन काम था। इसमें बहुत सारी असफलताएं और निराशाजनक स्थितियां थीं। बहुत कठिनाई से मैं बाघों को उस स्थान पर ला सका था जहां मैं चाहता था। बाघों में से एक, मैं नहीं जानता क्यों, जिस दिन आई उसी दिन लौट गई। शुक्र है मैं तब तक उसकी फोटो ले चुका था। दूसरे 6 एक स्थान पे थे। मैंने 1000 फीट फिल्म शूट की। दुर्भाग्य से वह शीट सबसे अधिक बरसने वाली थी। कई 100 फीट फिल्म कैमरे के लेंस पेसिलन के कारण नष्ट हो गई। फिर भी लगभग 600 फीट फिल्म बच गई और उसके लिए मुझे स्वयं पे गर्व है, क्योंकि उसमें 6 परिपक्व बाघों का रिकॉर्ड है। 4 नर हैं जिनमें 2 10 फीट से ऊपर हैं और 2 मादा हैं। एक सफेद बाघिन है। इनको दिन में शूट किया गया था 10 या 60 फीट की रेंज से। ये सारा काम शुरू से आखिर तक 4.5 महीने में हुआ। असंख्य घंटों तक मैं छोटी जलधारा के और नन्हे जलप्रपातों के पास लेटा रहा। कभी किसी टाइगर ने मुझे नहीं देखा। दिन में कुछ फीट के फासले पर शूट करना असंभव था। इसलिए भोर में जब रात जा चुकी थी और सूर्योदय होने वाला था, शीत ऋतु अपने चरम पर थी, ओस ने यह काम करवा दिया। यह फिल्म जब जब अवसर और प्रकाश मिला तब तक शूट की गई। इसी के साथ जिम कॉर्बेट की बुक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं खत्म होती है। इसमें शामिल 2 कहानियों को हमने छोड़ा है, जिसमें एक है रॉबिन की। रॉबिन जो कि इनका पेट डॉग था कॉर्बेट का, जो उनके साथ उनके मिशन पे, अभियानों पे, शिकार में जाता था, उनकी हेल्प करता था। और दूसरी है फिशिंग के ऊपर लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी, फिशिंग कैसे की जाए, कैसे वो फिशिंग करते थे। मेरे सपनों की मछली। इन 2 कहानियों को हमने छोड़ा है क्योंकि इनमें मैन ईटिंग टाइगर या टाइगर्स के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी सारी जो कहानियां हैं, मतलब 8 कहानियां हमने आपको सुनाई। ऐसी और भी कहानियां आप सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट करिए। और एक बुक और है कॉर्बेट की, टेम्पल टाइगर एंड मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। उसमें जो कहानियां हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। लास्ट मैन ईटर तो उनका था थाक वाला, लेकिन उसके पहले के जो मैन ईटर्स है, कुछ कहानियां भी बची हुई है कुमाऊं के मैन ईटर्स की। एक दूसरी बुक है टेम्पल टाइगर एंड मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, तो उससे हम कहानी आपके सामने लाएंगे। तो आप रिस्पॉन्स जरूर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। सुनने के लिए धन्यवाद।